सो वेलकम ऑल टू दिस एनर्जेटिक सेशन। पीरियोडिक टेबल हमारा चल रहा है। जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है उन लोगों को मैं लिंक शेयर करने वाला हूं। प्रीवियस जितने भी लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए उन सभी लेक्चर्स का लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। वो हर एक लेक्चर मैंने लेक्चर जैसे जैसे हुए हैं उसका जो फ्लो है उसके फ्लो वाइज मैंने उसके 1 2 3 4 ऐसे करके आपको भेज दूंगा। तो वो आपको फॉलो करने हैं, उतने लेक्चर आप देख लीजिए। और सैटरडे के दिन हमारा रिवीजन लेक्चर रहने वाला है। स्टार्टिंग से तो अभी तक के पूरे लेक्चर्स को हम एक लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। और आपको बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल 12th स्टैंडर्ड का एक लेक्चर मैंने लिया तो 1 घंटा 59 मिनट में एक पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया रिवीजन सेशन में। तो ऐसे ही हम रिवीजन भी करने वाले हैं और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम बाकी लोगों को भी साथ में जोड़ रहे हैं ताकि वो लोग भी हमारे साथ कंपटीशन में हिस्सा ले और हमारे साथ वो जुड़ जाएं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए रिवीजन सेशंस में एक्स्ट्रा टाइम में लूंगा, अलग टाइम में लूंगा। सिर्फ सैटरडे मैं क्यों रिवीजन सेशन ले रहा हूँ उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक के जितने भी सेशंस हुए हैं, कुछ लोगों ने स्टार्टिंग से ज्वाइन किए थे, कुछ लोगों ने सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर से ज्वाइन किए थे। तो थोड़ा सा वीडियोस देखने के बावजूद भी जो लाइव सेशन में जो फीलिंग होता है ना लेक्चर का, सीखने का, वो बेहतरीन होता है। तो हम वापस एक बार उन सभी को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो और यूट्यूब पे मैं शेयर करने वाला हूँ सभी के साथ। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली क्या चीज होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अल्टीमेट शेल जो होता है एन, इसके लिए आप लिखते हैं एन और उसे आप कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स और ये सभी चीजें एटॉमिक स्ट्रक्चर में आने वाली है और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। और ये पीरियोडिक टेबल का जो पार्ट है, जितने भी जनरल ट्रेंड से वो हमने लिए, एक्सेप्शंस अभी भी बाकी है, एक्सेप्शंस हम अलग लेक्चर्स में लेने वाले हैं। सो सपोज ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड है और बाहर ये फोर्थ शेल है। बेटा होता ऐसे है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फोर्थ पीरियड जो होता है, फोर्थ पीरियड में जब s ऑर्बिटल भरता है, s ऑर्बिटल भरने के बाद जो 4p ऑर्बिटल है वो भरने से पहले इधर भरता है 3d ऑर्बिटल। क्या भरता है? 3d ऑर्बिटल। अब डी ब्लॉक एलिमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है बाद में बताता हूं। 4s इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद पहले 3d भरता है और फिर बाद में 4p भरता है। अब जब 4s ऑर्बिटल, 4s का मतलब क्या है? फोर्थ पीरियड या फोर्थ शेल। अब उसके अंदर जो 3d है वो जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन है 4s के कंपैरिजन में, यानी आउटर शेल के कंपैरिजन में, उसके अंदर वाले शेल में भर रहे हैं, विच इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। क्या हो रहा है बेटा? विच इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। और जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन्स भरना चालू हो जाएंगे 1 से 10 तक, बिकॉज डी का कैपेसिटी टोटल कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5 ऐसे 3d10 तक जाएगा। देखिए बेटा 3d1 से लेकर तो 3d10 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वैसे वैसे एटॉमिक नंबर भी भरेंगे वो न्यूक्लियस के और करीब भर रहे हैं, यानी 4s के कंपैरिजन में 3d में भर रहे हैं। जो आउटर शेल होता है वो होता है n और उसके अंदर वाला होता है n-1। तो ये n-1 में इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो 4s में ऑलरेडी भर चुके थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, उनका न्यूक्लियस का और उनका अट्रैक्शन कम हो रहा है। यानी ये 3d इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद यहाँ पर एक स्क्रीन जैसा पार्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लेवल यहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं, इस शील्ड के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन और इस शील्ड के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन। और इस शील्ड को आप कह सकते हैं स्क्रीन और शील्ड। स्क्रीन और शील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स 3d में भर रहे हैं, 3d का और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया, 3d और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया तो अपने आप क्या होगा? ये आउटर इलेक्ट्रॉन जो 3d के बाहर है उनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कम हो जाएगा, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और बेटा जैसे जैसे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी के अंदर ज्यादा भरेंगे वैसे वैसे
आउटर इलेक्ट्रॉन्स का या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब है, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का ज्यादा होल्ड नहीं है, यानी ये जल्दी बाहर निकल सकते हैं कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी प्रोवाइड करके भी निकाल सकते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस का और उनका अट्रैक्शन कम हो गया है। और क्यों कम हो गया है? इस स्क्रीन की वजह से, जो 3D में इलेक्ट्रॉन भरे उनकी वजह से वो अट्रैक्शन कम हो गया, और इसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी कम एनर्जी लगेगा ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। मैं वापस एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसको पूरी चीजों को मैं यहां से निकाल दे रहा हूं, सभी चीजों को यहां से निकाल रहा हूं। देखो, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिखा रहा हूं। आउटर मोस्ट शेल को आप कहते हैं एन, और उसके अंदर वाला जो शेल होता है उसे कहते हैं n-1, उसके अंदर वाला n-2। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आपको इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। प्रिंसिपल शेल हर शेल के बारे में हमें एनर्जी का इंफॉर्मेशन देता है कि एनर्जी लेवल किसी इलेक्ट्रॉन का कैसे है, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है। क्वांटम नंबर क्या चीज है? मैं आपको एक वर्ड देता हूं, ये क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, और इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन आपको बताता हूं। क्वांटम नंबर को क्या जानते हैं पता है? क्वांटम नंबर होते हैं 4 तरह के, हाँ 4 तरह के, एन, एल, एम और एस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्क्रीन क्वांटम नंबर। ये मैं बाद में डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट इट। इनमें ये सभी लोग क्या जानते हैं पता है? These quantum numbers gives you address of electron। क्या देते हैं बेटा? ये एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला वाला हमें बताता है एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, शेल के कौन से सब शेल में है, यानी ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल के कौन से लोब में है, यानी पी ऑर्बिटल आता है तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड में से किस में प्रेजेंट है। नंबर यानी स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि उसका स्पिन क्या है, वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी टोटल एड्रेस इलेक्ट्रॉन का ये हमें देते हैं। जैसे कि चौहान केमिस्ट्री क्लासेस का एड्रेस क्या है, इलेक्ट्रॉन का बता दिया ना, कौन से शेल में है, शेल के कौन से ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल में कौन से लोब में है, और ऑर्बिटल्स के ऐसे लोब होते हैं, डम्बेल, डबल डम्बेल ऐसे, तो उसमें कहां पर है, और वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। यानी चौहान केमिस्ट्री क्लासेस औरंगाबाद में है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है। औरंगाबाद में उस्मानपुरा में है, उस्मानपुरा में गोपाल कल्चरल हॉल के पीछे है, हाँ गोपाल कल्चरल हॉल के पीछे है, कौन से फ्लोर पे है? 3rd फ्लोर पे है। तो क्या आ गया? चौहान केमिस्ट्री क्लासेस पे आप आ गए, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन का सिंपलेस्ट एड्रेस बताने का काम करते हैं क्वांटम नंबर्स। आपको समझ में आया क्या? क्वांटम नंबर का सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैं जो हमेशा बताता हूं, क्वांटम नंबर टेल्स यू अबाउट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल। बाकी किसको कुछ भी बोलने दो, कैसे भी एक्सप्लेन करने दो, मैं एक सिंपल वर्ड में बताऊंगा, दीज क्वांटम नंबर्स गिव यू एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, उसमें से ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है एन, वो हमें शेल के बारे में बताता है, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसे अगर हमने एन नाम दिया तो उसके इनर वाले शेल को क्या देंगे? n-1, उसके इनर जो रहेगा उसको n-2, ऐसे हम नाम देते देते जाएंगे। तो बेटा क्वांटम नंबर्स की ये चीज आप पहले इसको लिख लो, मैं आपको शील्डिंग इफेक्ट के बारे में समझाने वाला हूं। अल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल एंड एंटी पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट को कहते हैं n-1, एंटी पेनल्टीमेट को कहते हैं n-2। इसे मैं निकाल रहा हूं। अब समझिए व्हाट इज
व्हाट इज शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। आपको और एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, मुझे सिलेबस खत्म करने की जल्दी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। मेरे पूरे लाइफ टाइम में, यानी जब से मैंने टीचिंग स्टार्ट किया अभी तक, मैं कभी किसी से ये किसी पेरेंट ने या स्टूडेंट ने बताया कि सर आपका सिलेबस पीछे है क्या, बाकी लोगों का आगे है, मैं कभी नहीं डरता इन चीजों से। मेरा एक ही मकसद है कि आपको, मुझे जितना केमिस्ट्री आता है उतना आपको आना चाहिए, और वो केमिस्ट्री लेकर आप एग्जाम में अगर गए तो आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। दैट इज द एम। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो। जब तक नहीं समझेगा, जब तक आपको 100% समझ में नहीं आता ना, तब तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है? तो आप ये जो चीजें कर रहे हैं ना, आप ये जो चीजें कर रहे हैं कि ये पूरे डिटेल में जाके करो, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बहुत डिटेल में स्टडी करो, तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पीरियोडिक टेबल 4-5 या नहीं 6-7 लेक्चर में, 8 लेक्चर में भी खत्म हुआ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो यहां पर देखिए बेटा, आउटर मोस्ट शेल, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फोर्थ शेल है। और फोर्थ शेल में s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल, ऐसे 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। थर्ड शेल में 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, जो मैंने अबव प्रिंसिपल आपको बताया था, अबव प्रिंसिपल में पहले भर रहा था 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, और 3p के बाद बेटा 3d नहीं भरता, पहले 4s भरता है और उसके बाद 3d भरता है। पहले 4s भरता है और उसके बाद 3d भरता है। और ऐसे भरने का रीजन क्या है? n+l रूल। और वो किससे रिलेटेड है? यहाँ पे अभी लिखा था ना, क्वांटम नंबर्स, उसका प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर को ऐड कर दें तो हमें मिलेगा n+l रूल, जिसे अबव प्रिंसिपल हम कहते हैं। तो उसको बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। आप बस इतना ध्यान में रखो कि 3s 3p भरने के बाद, 3s और 3p भरने के बाद 3d भरने से पहले 4s भरता है। और बेटा आउटर शेल कौन सा हो गया अभी? 4s। 4s भरने के बाद इलेक्ट्रॉन 4p में नहीं जा रहा है, वो पहले 3d में भरेंगे, यानी 4s के अंदर वाले शेल जो है उसमें भरेंगे, यानी यहां पर आएंगे 3d। मैं 3s 3p को यहां से निकाल देता हूं, मैं 3d के बारे में बात करने वाला हूं। बेटा 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद 3s 3p 3d, सॉरी 3s 3p 4s 3d एंड 4p। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद d में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 3d में 1 से लेकर तो 10 तक, बिकॉज d का कैपेसिटी कितना होता है? 10। ओके, अब देखिए कि यहां पर 3d में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं 1 से लेकर 10 तक। ये इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू 4s न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, ज्यादा नजदीक है, तो इनका और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होने लगेगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भर गया, एक प्रोटॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साथ में बढ़ते हैं ना एटॉमिक नंबर से, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा प्रोटॉन आ गया, यानी इनका अट्रैक्शन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे डी के अंदर, वैसे वैसे न्यूक्लियस का और उनका अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। और ये अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से 4s का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, 4s का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, यानी 3d के इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से इस 3d के और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है और 4s और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो रहा है। इसका मतलब एक 3d जो है इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से न्यूक्लियस के और 4s के बीच में एक शील्ड बना रहा है, स्क्रीन बना रहा है। इस स्क्रीन की वजह से ये आउटर इलेक्ट्रॉन जो है उसका न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहेगा और उसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 4s के बाद जो 4p भरता है ना, उसके इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, 4s के नहीं निकलते। 4s के बाद 4p का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स भरने की वजह से एक शील्ड बन चुका है। इस शील्ड की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज उन इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। इसे कहते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग।
तो समझ में आया कि इस 4p के इलेक्ट्रॉन के लिए यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो न्यूक्लियर चार्ज था वो शील्डिंग बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्ट करने वाला चार्ज कम हो जाएगा। यानी 4p पे ज्यादा फोर्स नहीं रहेगा, यानी 4p को निकालना आसान हो जाएगा। यानी एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। दिख रहा है क्या आपको? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। हाँ, इसको नीचे एरो दिखाओ। और हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस। ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम फोर्स लगेगा, कम एनर्जी लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ? एज शील्डिंग इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगा। आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है? बढ़ता है। यहां पर क्या हुआ? डी के बाद जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, डी का शेल भरने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बेटा डी के बाद जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे पी में, उन पर न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ शील्डिंग और स्क्रीनिंग, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? देखो बेटा 6s के इलेक्ट्रॉन्स है वो भरेंगे, 6s के बाद भरता है 4f विच इज डीपली बरीड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको? डीपली बरीड, यानी आउटर के कंपैरिजन में वो अल्टीमेट के अंदर आता है, पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट के भी अंदर आता है एंटी पेनल्टीमेट। तो बेटा विच इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, तो इसका और इनका अट्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ेगा कि 6p के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का ज्यादा होल्ड नहीं रहेगा। जितना न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन भरेगा, जितना न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन भरेगा उतना वो ज्यादा शील्डिंग करेगा, यानी एक शील्ड बना देगा, एक स्क्रीन बना देगा यहां पर। यानी 6p के इलेक्ट्रॉन पे उसका असर कम हो जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। यानी जितना शील्डिंग बढ़ता है उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, उतनी आई कम हो जाती है। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है, जितना न्यूक्लियस के करीब उतनी शील्डिंग ज्यादा। वापस एक बार मेरे साथ बोलना है, जितना न्यूक्लियस के करीब उतनी शील्डिंग ज्यादा, जितनी शील्डिंग ज्यादा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम उतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम रहेगी। यस, कम रहेगी। हाँ, ये बात है। जब आप ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ अब समझ में आया, तो वो ठीक कंसेप्ट हो जाती है। देखो कहां पर एप्लीकेबल है स्क्रीनिंग इफेक्ट? 4s भरता है, 4s के बाद 3d भरते हैं, 3d के बाद 4p भरता है, तो 4p के इलेक्ट्रॉन पे निकालने के लिए जो एप्लीकेशन है यहां पर बन गया स्क्रीन। बिकॉज 4p के पहले 4s और 4p के बीच में कौन भर गए? 3d भर गए। और बेटा 3d इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस देन 4p। तो अभी ये भरने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, यानी अट्रैक्शन इसका बढ़ गया 3d का, लेकिन 4p का कम हो गया ना, है ना? जिंदगी में कभी कभी कोई आता है जिसका अट्रैक्शन बढ़ने लगता है और जो नजदीक लोग होते हैं वो दूर चले जाते हैं बेटा। तो क्या होता है, इसका अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से उसका अट्रैक्शन कम हो गया, तो उसको निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी। उसी को कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यस, फाइनली हो गया। अब देखो 6p के इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, उसके पहले 5d भर गए, 5d के पहले 4f भर गए, यानी 6s के बाद 6p भरने से पहले ये दोनों बीच में आ गए। अब ऐसा कोई हमारी लाइफ में बीच में एंटर कर देता है, उसका अट्रैक्शन अगर बढ़ने लगा तो पहले से जो लोग थे उनका अट्रैक्शन कम होने लगेगा। उनको निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी। उसी एनर्जी को क्या कहते हैं?
ionization energy, and as shielding increases, effective nuclear charge on valence electron decreases, ionization enthalpy decreases. समझा क्या? समझा क्या? But the shape of shell is wave like, yes, दोनों भी होते हैं. देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसे बोला जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी. सबसे पहला फैक्टर कौन है? एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, बराबर. दूसरा फैक्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट या जिसे और कह सकते हैं नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पहले जो भरते हैं उन्हें इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं. उसकी वजह से स्क्रीनिंग फॉर्म होता है. तीसरा न्यूक्लियर चार्ज, और चौथा जो हमने कल के लेक्चर में स्टडी किया था, कौन सा? हाँ, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. समझे क्या? So these are the four factors responsible for ionization enthalpy और ionization energy. Okay. इनको जब जब आप आयोनाइजेशन एनर्जी का कभी ऑर्डर निकालेंगे तो कंपैरिजन में ये चार फैक्टर्स आपको करके देखने हैं. केमिस्ट्री में ऐसे कभी नहीं होता कि किसी एक चीज पे, बहुत कम समय होता है कि किसी एक चीज पे उसका ट्रेंड डिपेंड है. आपको कम से कम 2 या 3 कॉन्सेप्ट या ऐसे फैक्टर जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको लगा के देखना पड़ेगा, तब आपका आंसर सही आएगा. बिकॉज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस. वापस रिपीट कर रहा हूं, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एक्सेप्शन. तो आज का लेक्चर था पूरा स्क्रीनिंग इफेक्ट पे. किस पे था बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जिसे कहा जाता है. इस लेक्चर को अगर समझना है तो वापस दोबारा देखो, YouTube पे मैं अपलोड कर देता हूं, वापस देखो और इतना परफेक्ट बनाओ को किसी ने आपसे शील्डिंग पूछा तो तुरंत आप बता सके और बाद में क्लास का नाम भी बोलना है. C3. Is it so far? Thank you very much everyone.